हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपने चैप्टर्स अपने तैयार कर रहे होंगे। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी, आप जो वीडियोस देख रहे हैं मेरे, वो आप यूट्यूब पे जाके मिशन सीबीएसई क्लासेस सर्च करो, वहाँ पे जाके, और वहाँ पे जाके वीडियोस को देखो। ठीक है, आपको लिंक तो मिल ही रहा है, लेकिन आप वहाँ पे जाके देखो। वहाँ पे जाके और वीडियो देखने के बाद उसमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करा करो। ठीक है, और उसमें कोई कमेंट हो, कोई आपकी क्वेरी हो, तो वो भी आप वहाँ डाल सकते हो। ठीक है, तो वीडियोस को वहाँ पे देखो और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करो, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर जो भी वीडियोस आपको पसंद आती हैं उनको शेयर करो, ताकि बाकी लोग भी वीडियोस को देख पाएँ। ठीक है, इसमें हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, लाइक्स ज़्यादा आएंगे, शेयर्स आएंगे, तो फिर इसमें और अच्छा अच्छा कंटेंट डालेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि ये वीडियोज़ हमारी अब चलती रहेंगी आपके एग्ज़ाम्स तक इसमें बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, टेस्ट पेपर्स आएंगे, असाइनमेंट्स आएंगे, बहुत बहुत कुछ आने वाला है। तो पहले आप, जब भी आपको लिंक मिलता है, पहले आप मिशन सीबीएसई क्लासेस यूट्यूब पे जाके सर्च करो, और वहाँ पे जाके वीडियोस देखो। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि आप जाओगे तो वहाँ आप सब्सक्राइब भी करोगे, लाइक भी करोगे, और वहाँ से शेयर भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको नए वीडियोस के बारे में बताता हूँ, कौन सा चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशंस कैसे फॉर्म करते हैं और केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या रिएक्शंस आते हैं, तो वो फॉर्म कैसे होती है, ये हम पढ़ेंगे। इससे पहले आपने इसमें पढ़ा होगा, फिज़िकल चेंजेस और केमिकल चेंज के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं हम छोटी क्लासेस में। फिज़िकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। फिज़िकल चेंज में हमें पता है कि फ़िज़िकल चेंज किसको कहते हैं, जिसमें केवल एक एटम की या एक मैटर की, क्या कह लो, सिर्फ स्टेट चेंज हो जाती है। मतलब लिक्विड है तो गैस बन जाएगा, गैस से लिक्विड बन जाएगा, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे आपने कह सकते हो, वाटर को अगर आप हीट करते हैं तो क्या बनता है, गैस बन जाता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या हो गया, एक फिजिकल चेंज, क्योंकि वाटर ही रहा, गैस में भी वाटर ही है वो। और या वाटर को आप फ्रीज कर देते हो तो आइस बन जाता है, तो वो भी क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि वो वाटर, उसका कुछ भी अंदर केमिकली चेंज नहीं आया, वाटर ही है, वो तीनों फॉर्म में वाटर ही है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, उसमें चेंजेस कुछ नहीं आए, तो उसको फिजिकल चेंज बोला जाता है। केमिकल चेंज होता है जिसमें आपका कोई नया प्रोडक्ट बन के आ जाता है। समझ रहे हो ना, मतलब आपने कोई चीज़, दो चीज़ों को मिलाया तो एक नई चीज़ बन के आ गई। या किसी चीज़ को, जैसे आपने वुड को बर्न किया तो क्या हुआ, ऐश बन गया, तो ये आपका केमिकली चेंज हो गया। ठीक है, तो पेपर बर्न किया आपने तो ये केमिकल चेंज हो गया। तो ये होता है केमिकल चेंज, जिसमें नया प्रोडक्ट बन के कुछ आ जाता है, केमिकली चेंज हो जाता है अंदर, उसको केमिकल चेंज कहते हैं। तो केमिकल चेंज से ही हम पढ़ेंगे इसमें केमिकल इक्वेशंस क्या है हमारी, इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, और रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। इसमें कई टाइप्स की रिएक्शंस आएंगी, मैं वन बाय वन आपको इसमें बताता हूँ। तो ये हमारा केमिकल चेंज, इसमें क्या होगा, व्हेन वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंज किसको कहते हैं, जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बन के आ जाए जिसकी कोई नई प्रॉपर्टीज़ हो, मतलब कोई नया प्रोडक्ट बन के आ जाए, हम किसी दो को रिएक्ट करें और कोई तीसरी चीज़ बन के आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम, केमिकल चेंज हो गया वहाँ पे। जैसे मैंने बताया आपको, वुड को बर्न कर दिया आपने, पेपर बर्न कर दिया, तो कोई नई चीज़ बन के आ जाएगी। वुड को बर्न करा तो ऐश बन गई, कोल बन गया, या पेपर बर्न करा तो ऐश बन गई, तो ये केमिकली चेंज होता है, तो इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। एक एग्जांपल ये भी है, Fe क्या है, आयरन। आयरन को अगर आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालोगे, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, उसमें अगर हम आयरन नेल्स, आयरन की कीलें अगर कॉपर सल्फेट में डुबा देते हैं तो क्या होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो नेल्स होती हैं उसका कलर चेंज, उस पर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, और क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट FeSO4 बन जाता है, ग्रीन कलर का। मतलब वो जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, और आपका कॉपर अलग निकल जाएगा। तो ये केमिकल चेंज है बेसिकली। कॉपर सल्फेट था, उससे आयरन सल्फेट बन गया, केमिकली चेंज हो गया ना। और आयरन से आयरन सल्फेट बन गया, और कॉपर सल्फेट से खाली कॉपर रह गया,
तो ये होता है आपका केमिकल चेंज। इसमें कोई नया केमिकल बन के आ गया ना, तो इसको इस तरह के रिएक्शंस को बोलते हैं केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल था। बाकी हम पढ़ेंगे इस पर केमिकल रिएक्शंस। क्या आप केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये आपको कैसे पता चलेगा कि अब एक रिएक्शन हो रहा है, ये हम कैसे बता सकते हैं? ये हम ऐसे बता सकते हैं कि देखो कहीं पर तो जैसे यहाँ पे कलर चेंज हो गया, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था, ग्रीन कलर बन गया, कलर चेंज हो जाए तब हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हो रहा है। या कहीं पे गैस रिलीज़ हो, मतलब दो चीज़ों को आपने मिलाया तो कोई हाइड्रोजन गैस निकल गई या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है वहाँ पे, तो आप कह सकते हैं रिएक्शन हो रहा है ना। रिएक्शन होने का कोई ना कोई तरीका होता है कि पता कैसे चलता है कि आपने दो चीज़ों को मिला के रिएक्ट हुआ। तो रिएक्शन, अब जैसे मान लो आप पानी में कोई ऑयल मिला दो तो कोई रिएक्शन होगा क्या? कुछ नहीं होगा ना, तो वहाँ कलर चेंज होगा, ना गैस निकलेगी, ना कोई और चीज़ बनेगी। ऐसे तो रिएक्शन हर चीज़ में नहीं होता। आप किसी भी चीज़ में को किसी चीज़ में मिला दोगे तो रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो रिएक्शन होने के लिए आपको ये कई ये होते हैं इसके इंडिकेटर्स जिससे पता चलता है। या तो गैस रिलीज़ होगी वहाँ पे तो पता चलेगा रिएक्शन हो रही है, या कलर चेंज होगा जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में हो रहा है, उससे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रही है। या प्रेसिपिटेट, एक प्रेसिपिटेट बनता है, वो आगे मैं रिएक्शन में बताऊँगा आपको प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो हम कहेंगे रिएक्शन हो रही है। ठीक है, या टेम्परेचर चेंज होगा तो हम कहेंगे रिएक्शन हो रही है। मतलब अगर आपने दो चीज़ों को रिएक्ट कराया तो मान लो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, रिएक्ट कराने के बाद आपका बीकर में जिसमें आप रिएक्शन करा रहे हो वो गर्म हो जाए तो हम कहेंगे कि रिएक्शन हो रही है। या स्टेट चेंज हो जाए, मान लो कोई सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, तो भी हम कहेंगे कि रिएक्शन हो रही है। तो ये 5 इंडिकेटर्स होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि रिएक्शन हो रही है। मैं वो अभी नोट डाउन करता हूँ, देखो आप। तो ये आपके इंडिकेटर्स हैं जिनसे पता चलता है, जो मैंने आपको अभी बताए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो। स्टेप बाय स्टेप पहले आप सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं उसमें नोट डाउन करूँगा, फिर आप उसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। तो साथ साथ आपके नोट्स भी तैयार होते जाएंगे और आपको पहले चीज़ समझ में आती जाएगी। मैं पहले आपको समझाऊँगा कि करना क्या है, टॉपिक के बारे में पहले आपको समझाऊँगा, फिर मैं नोट करूँगा, फिर आप उसके साथ साथ वीडियो पॉज करके उसको नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 इंडिकेटर्स हैं जिससे आपको पता चलता है कि रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इनको आप नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, हम आगे क्या देखते हैं। इसके बाद है हमारा वर्ड इक्वेशन, कि हम वर्ड इक्वेशन लिखते कैसे। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस इन वर्ड्स रेदर देन अ केमिकल फार्मूलाज। मतलब सिर्फ आप सिंपल एक वर्ड में अगर इक्वेशन को लिखते हो तो उसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला के क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वर्ड इक्वेशन है। मतलब आप इसको वर्ड्स में लिख रहे हो, ना कि सिंबल्स में, तो ये वर्ड इक्वेशन है। दूसरा होता है सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना, सिंबल्स में ही करते हैं बेसिकली रिप्रेजेंट। तो सिंबल किस तरह से होता है, मतलब केमिकल इक्वेशन को हम लिखते हैं सिंबल्स और फार्मूला की फॉर्म में। तो ये होता है केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका, ये वर्ड इक्वेशन है। वर्ड इक्वेशन नॉर्मली हम छोटी क्लासेस में लिखते थे और अब हम लिखेंगे सिर्फ इक्वेशंस में। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला। तो सिंबल्स में और फार्मूला में लिखोगे तो उसको बोलेंगे आप क्या, केमिकल इक्वेशन को लिखने का मेथड, कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है। जैसे ये एग्जांपल दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने क्या लिखा है, मैग्नीशियम को लिखा है Mg और ब्रैकेट में लिखा हुआ S मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सिंबल्स हैं इसके। O2 गैस है तो उसको G लिखा है। इट गिव्स MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो भी एक पाउडर है तो वो सॉलिड फॉर्म में, उसको भी S लिखा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर आपको कोई बोले कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आप क्या लिखोगे, मैग्नीशियम मतलब Mg रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्लस मतलब O2 इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड मीन्स MgO। रिएक्शन आपकी बनेगी Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो ये तरीका होता है लिखने का। ये आपने 9th में भी पढ़ा है, राइटिंग है केमिकल इक्वेशन, 9th में भी था ये टॉपिक। ठीक है, तो अगर वहाँ नहीं आपने ध्यान से पढ़ा तो आप यहाँ देख लो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है कि केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। तो इस तरीके से लिखते हैं इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, इसको पॉज करके आप नोट करो। इसके बाद हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, के केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। जैसे एक रिएक्शन आपको कोई भी दी होगी तो बैलेंस करना मतलब होता है कि उसका जो रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है, दोनों का जो एटम्स हैं वो इक्वल हो जाए। ठीक है,
तो क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपने 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब जितना मास लेफ्ट हैंड साइड पर होगा उतना ही मास राइट हैंड साइड पर होगा, मतलब जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। अब जैसे ये एग्जांपल दिया है आपको, जिंक को अगर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला है H2SO4 में, तो क्या बना आपका जिंक सल्फेट ZnSO4 + H2। इसको बैलेंस करना है। बैलेंस में ना सबसे पहले हम ये देखते हैं, बैलेंस में ये देखते हैं कि दोनों साइड पे कितने कितने हैं। तो जिंक आप पहले देखो दोनों साइड पे जिंक एक एक है, इधर भी जिंक एक ही है उधर भी एक है। हाइड्रोजन H2 इधर भी है और H2 उधर भी है, ठीक है। और SOS इधर एक है उधर भी एक है, और ऑक्सीजन इधर 4 है उधर भी 4 है। तो यहाँ तो बैलेंस्ड ही है सारा। पहले मैं बताता हूँ कैसे इसको लिखना है आपने, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लिखना है। देखो मैंने पहले एटम लिख लिए, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, चार ही एटम है इस रिएक्शन में, चारों लिख लिए। रिएक्टेंट साइड लिख ली, प्रोडक्ट साइड लिख ली। तो रिएक्टेंट साइड में जिंक कितना है, एक है, प्रोडक्ट साइड में एक है। हाइड्रोजन इधर रिएक्टेंट साइड में 2 हैं, प्रोडक्ट साइड में भी 2 हैं, ऊपर आप रिएक्शन में देखते जाओ। सल्फ़र इधर एक है उधर भी एक है, और ऑक्सीजन इधर 4 हैं और उस तरफ भी 4 हैं। तो ये तो सारा बैलेंस्ड ही है, इसमें जितना रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में है, ठीक है। इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं करना है, पूरा बैलेंस्ड है। तो ये बैलेंस इक्वेशन है, और जिसमें बैलेंस नहीं होगी उसमें हम उसको फिर बैलेंस करेंगे। अब मैं एक रिएक्शन बताता हूँ आपको जिसमें बैलेंस आपको करना पड़ेगा। ये आपकी अगली रिएक्शन है। इसमें देखो आयरन प्लस वाटर गिव्स Fe3O4, ठीक है, प्लस H2। तो Fe को H2O से करा रिएक्ट तो क्या बना Fe3O4 + H2। तो अब इसमें हमने लिख लेंगे क्या क्या हमारे एटम्स हैं, आयरन है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 3 है। तो आयरन इधर एक है और उस तरफ 3 है। हाइड्रोजन इस तरफ लेफ़्ट साइड पे 2 हैं और राइट साइड पे भी 2 हैं। ऑक्सीजन इधर एक है और उधर 4 है। तो बैलेंसिंग करने में ना बेसिकली ज़्यादातर हम स्टार्ट करते हैं जिधर ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं वहाँ से। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे, क्यों, क्योंकि इधर एक ऑक्सीजन उधर 4 है, तो ज़्यादा है ना 4, बाकी किसी में 4 नहीं है। तो ज़्यादा वाले को पहले बैलेंस करने की कोशिश करो, उससे जल्दी सॉल्व हो जाता है आपको। तो पहले हम ज़्यादा वाले को बैलेंस करेंगे, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे, इधर 4 ऑक्सीजन है राइट साइड में और इस तरफ ये एक ऑक्सीजन है। अगर मैं यहाँ 4 से इंटू कर दूँ तो ये ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ 4 से इंटू कर देंगे, लेकिन 4 से इंटू करने के बाद देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे H2O को 4 से इंटू कर दिया। तो जब इसको 4 से इंटू किया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ गए आपकी। हाइड्रोजन कितने हो गए लेफ़्ट साइड में, अब H2 था ना, और 4 से इंटू करके 4 2 8 हो गया ये, क्योंकि ये जो 2 आपको दिखा, ये जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, 4 2 8 हाइड्रोजन हो गए आपके अब। और उस तरफ कितने हाइड्रोजन है, राइट साइड में 2, तो इधर 8 हैं उधर 2 हैं, तो उसको भी 4 से इंटू कर दूँ तो उधर भी 8 हो जाएंगे, बिल्कुल। तो हम यहाँ भी 4 से इंटू करेंगे, यहाँ भी 4 से इंटू करेंगे, यहाँ भी 4 से इंटू करेंगे, और ये भी 8 हो जाएंगे अगले स्टेप में। तो देखो इसको भी मैंने 4 से इंटू कर दिया, तो अब इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गए, उधर भी 8, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब बचता है हमारा आयरन Fe लेफ़्ट साइड में 1 है और राइट साइड में 3 है। तो लेफ़्ट साइड में अगर 3 से इंटू कर दूँ तो वो भी 3 हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में हम Fe को 3 से इंटू करेंगे। तो ये आपका Fe भी 3 से इंटू हो गया है। अब देखो 3 Fe हो गया, उधर भी Fe कितने हैं 3। अब सारे काउंट कर लो, Fe इधर 3 है उधर भी 3 है, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 4 और उस तरफ भी 4, और हाइड्रोजन इधर कितने हैं 8 और उधर भी 8। अभी बैलेंस्ड हो गया। इस तरीके से करते हैं बैलेंस। है बात समझ में आपको। पहले ज़्यादा जिसकी पावर मतलब ज़्यादा जो बड़ी वैल्यू होती है, जैसे ऑक्सीजन था इसमें 4 एलिमेंट्स थे, उधर 4 एटम्स थे, तो उसको पहले बैलेंस किया है, उसके बाद बाकी वो करेंगे, ठीक है। पहले सबसे बड़े वाले को करते हैं। एक एग्जांपल और करके देखते हैं इसका। ये अगला एग्जांपल है, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट BaCl2 प्लस Na2SO4 इट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये एग्जांपल है, इसमें मैंने इसके एलिमेंट्स अलग अलग लिख दिए, रिएक्टेंट साइड में कितने कितने और प्रोडक्ट साइड में कितने कितने। अब इसमें देखो आज कई तो बैलेंस्ड ही हैं, ऑक्सीजन बैलेंस है,
सल्फ़र बैलेंस्ड है, बेरियम भी बैलेंस्ड है। यहाँ पे क्लोरीन उधर 2 और 1 है, और सोडियम भी 2 और 1 है। इसका मतलब क्लोरीन और सोडियम को 2 2 करना है हमें। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं NaCl के आगे 2 लगा दूँ तो क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे और सोडियम भी 2 हो जाएंगे, और बाकी किसी पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो सिर्फ इसमें 2 हम NaCl के आगे लगा देंगे और ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो बहुत ईजी था। तो ये हो गया आपका बैलेंस, 2 लगा दिया बस, बाकी आप दोनों साइड देख लो, सब कुछ बैलेंस्ड है। ये अगला एग्जांपल देखते हैं। इसमें दिया बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, इट गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। तो ये भी रिएक्शन है। इसमें हम इसको पहले देख लेंगे, अलग अलग लिख लेते हैं क्या बनता है। ये इसका स्प्लिट बन गया आपका। बेरियम एक है, लेफ़्ट साइड में एक, राइट साइड में एक। क्लोरीन लेफ़्ट साइड में 2 हैं, राइट साइड में 3 है। एल्यूमिनियम लेफ़्ट साइड में 2 है और राइट साइड में 1 है। सल्फ़र लेफ़्ट साइड में कितने हैं, SO4 के बाद ब्रैकेट दिया है ना थ्राइस, तो S कितने हो जाएंगे, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है वो होता है एलिमेंट। S कितने हो गए 3, और उस तरफ S कितने हैं 1। और ऑक्सीजन कितने हो गए, O4 है और बाहर ब्रैकेट में 3 भी है, तो इंटू हो जाता है ये 4 और 3 12। तो ऑक्सीजन कितने हो गए 12, और राइट साइड में कितने हैं 4। तो इसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट किसके हैं, एटम ऑक्सीजन के। तो पहले किसको बैलेंस करेंगे, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा भाई, 12 है उधर 4 है, तो अगर ये BSO4 है, इसके आगे अगर मैं 3 लगा दूँ तो 3 से इंटू हो जाएगा 4, तो 12 हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो BSO4 के आगे हम 3 लगाएंगे ताकि ऑक्सीजन जो है वो 4 है और 3 से इंटू करके 12, तो ऑक्सीजन पहले बैलेंस हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने 3 लगा दिया है BSO4 के आगे, तो ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस हो गया। अब हमारा अगर 3 लगाने से क्या गड़बड़ हो जाएगी, बेरियम आपके अब 3 हो गए इधर राइट साइड पे, और सल्फ़र भी आपके इधर राइट साइड पे 3 हो गए। सल्फ़र तो उधर भी 3 थे, तो सल्फ़र तो बैलेंस हो गया अपने आप ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये 3 लगाने से आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और सल्फ़र भी बैलेंस हो गया। अब बेरियम इधर 3 हो गए आपकी, तो इधर 3 हो गए बेरियम, तो राइट साइड में भी 3 करना है, तो राइट साइड वाले बेरियम क्लोराइड पे भी 3 लगा देते हैं ताकि वो बेरियम भी बैलेंस हो जाए। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड वाले बेरियम पे, लेफ़्ट साइड वाले बेरियम पे 3 लगा देंगे ताकि ये बेरियम बैलेंस हो जाए। तो ये भी आप बेरियम क्लोराइड पे भी 3 लग गया। तो अब आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सल्फ़र बैलेंस हो गया और बेरियम भी बैलेंस हो गया। लेकिन बेरियम पे 3 लगाने से ये बेरियम क्लोराइड था ना, तो क्लोरीन कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, क्योंकि Cl2 तो था ही, और 3 हमने Ba के आगे लगा दिया तो 6 हो गया। तो आपके क्लोरीन कितने हो गए 6 हो गए इधर। उधर क्लोरीन कितने हैं राइट साइड में 3, तो 3 है, उसको 6 करने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे 2 से इंटू करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ऐड मत कर देना कहीं 3 है और 3 ऐड करके 6 बना दो, नहीं। वहाँ पे कितने हैं 3 क्लोरीन है राइट साइड में, तो वहाँ किससे इंटू करेंगे 2 से, ताकि वो भी 6 हो जाए। तो AlCl3 के आगे भी हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे ताकि ये भी 6 हो जाए। तो यहाँ पे हमने AlCl3 के आगे 2 लगा दिया, तो क्लोरीन आपके 6 हो गए, और 2 लगाने से एल्यूमिनियम आपके 2 हो गए, और एल्यूमिनियम तो लेफ़्ट साइड में भी 2 ही थे, तो एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। इस 2 लगाने से आपका क्लोरीन और एल्यूमिनियम दोनों बैलेंस हो गए। अब आप काउंट कर सकते हो, देखो इधर एक एक एलिमेंट काउंट करो। बेरियम लेफ़्ट साइड में 3, राइट साइड में 3। क्लोरीन लेफ़्ट साइड में 6, राइट साइड में 6। उसके बाद एल्यूमिनियम लेफ़्ट साइड में 2, राइट साइड में 2। सल्फ़र लेफ़्ट साइड में 3, राइट साइड में 3। ऑक्सीजन लेफ़्ट साइड में 12 और राइट साइड में 12। तो इस तरीके से ये आपका बैलेंस हो गया। तो ऐसे करनी है अपनी सारी बैलेंसिंग। सबसे बड़े वाले से चलो, और फिर जो जो आपके बड़े वाले को करने के दौरान चेंजेस आते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग बाकी को आप करते जाना। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं और बता देता हूँ, फिर हम इसको अगले टॉपिक पे आते हैं। ये एग्जांपल और आप देखेंगे, Fe2O3 प्लस Al गिव्स Al2O3 प्लस Fe। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको कि Fe इधर लेफ़्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 1। ऑक्सीजन दोनों साइड 3 3, और एल्यूमिनियम
लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 2 है। तो आप एल्यूमिनियम 1 2 है और आयरन 2 1 है, तो किसी को भी कर सकते हो, दोनों बराबर ही है। ऑक्सीजन तो इसमें बैलेंस्ड ही है, तो हम पहले एल्यूमिनियम को कर लेते हैं या पहले आयरन को कर लेते हैं। Fe इधर 2 है, तो इस तरफ कितने हैं? Fe अकेला है, मतलब राइट साइड में आप 2 से इंटू कर दोगे उसको, तो यहाँ पे आप 2 से इंटू कर दोगे, तो ये 2 से इंटू करने से क्या हो जाएगा, ये 2Fe हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे, ये 2Fe हो गया, ठीक है। तो आयरन आपका बैलेंस हो गया। अब एल्यूमिनियम को करेंगे। एल्यूमिनियम लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 2 है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 से इंटू कर दूँ तो ये एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो जाएगा, तो बस हो गया सारा बैलेंस। आयरन भी हो गया, एल्यूमिनियम भी हो गया, और ऑक्सीजन तो इसमें बैलेंस था ही, तो ये बैलेंस हो गया। इसमें देखो 2 लगा दिया, Al क्या आ गया, अब दोनों साइड आप चेक कर लो। Fe दोनों साइड 2 2 हैं, ऑक्सीजन दोनों साइड 3 3 है, और एल्यूमिनियम दोनों साइड 2 2 हैं, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आप बैलेंसिंग इसकी कर सकते हो। तो ये होता है आपका बैलेंस। बाकी ये NCERT में आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनको ट्राई करो। बैक क्वेश्चंस में भी दिए हुए हैं, उनको ट्राई करो। जो नहीं आता वो डाउट में आप मुझे बताना, ठीक है, उसमें कमेंट्स में भेजना, या व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया उस पर भेज देना आप मुझे, ठीक है। तो इसको पहले करो, नहीं आएगा तो मैं आगे बताऊँगा। उसके बाद हम अपना लेंगे बैलेंसिंग के बाद अपना नया टॉपिक लेते हैं, ठीक है। इसको आप पहले जो ये मैंने तीनों कराए इनको दोबारा से खुद से करके देखो, फिर नए क्वेश्चन ट्राई करना। इसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो इसमें 1 बाय 1 करेंगे हम। इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन है पहले, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद प्रेसिपिटेशन, ये सारी रिएक्शंस आएंगी। तो फर्स्ट है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब आप कोई भी 2 रिएक्टेंट्स को मिला के एक प्रोडक्ट बनाते हो तो उसको बोलते हैं आप कॉम्बिनेशन। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना, CO2, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। H2 प्लस O2 क्या बना, वाटर H2O, तो वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे भी वही है, 2 रिएक्टेंट्स मिलके अगर आप सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो, इसमें ये आपका NCERT एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्विक लाइम, क्विक लाइम क्या होता है, चूना। क्विक लाइम को अगर आप वाटर से मिलाते हो तो क्या बन जाता है, स्लेक्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस, स्लेक्ड लाइम। ये आपका वाइट वॉशिंग में काम आता है, जो आजकल तो पेंट वगैरह करने लगे हैं, पहले आप ये चूना जो दीवारों पे सफ़ेदी करते थे जिनसे, वो है। तो इसमें क्या होता था, क्विक लाइम को, चूना पत्थर को आप वाटर में डालते थे, और जिससे क्या बन जाता था, वो उसके बाद वो खुद ही स्लेक्ड लाइम बन जाता था। और ये एक तरह का क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मतलब इसमें हीट रिलीज़ होती है, खुद हीट निकलती है। आप कभी भी चूना पत्थर को पानी में डाल के देखना, उसमें जिस कंटेनर में आपने डाला होगा थोड़ी देर बाद देखोगे तो वो हीट हो जाएगा, अपने आप गर्म हो जाएगा, तो क्योंकि इसमें खुद ही हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। तो चूना पत्थर को, क्विक लाइम को वाटर में डालोगे तो क्या बन जाएगा, स्लेक्ड लाइम। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। 2 रिएक्टेंट्स को मिला के एक प्रोडक्ट बन रहा है आपका। तो फिर ये स्लेक्ड लाइम, जब आप जैसे सफ़ेदी जो घर में करते थे वाइट वॉश, उसमें स्लेक्ड लाइम को जब दीवारों पे लगा देते हैं तो फिर ये जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे रिएक्ट कर जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, CaCO3, जिससे आपकी जो दीवारों पर शाइन आती है और स्मूथ फिनिश आती है, ठीक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो मार्बल का भी फॉर्मूला होता है, मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो ये स्लेक्ड लाइम इसलिए लगाते हैं हम दीवारों पे, जिससे ये CO2 से बाद में रिएक्ट कर जाता है एयर में और बाद में कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। तो ये होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन के कई एग्जांपल और भी आप दो मैंने बताया वो भी लिख सकते हो। C प्लस O2 गिव्स CO2 और H2 प्लस O2 गिव्स H2O वाटर। तो ये सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको आप पॉज करके नोट करो। ये 2 लाइन और भी ऐड कर लो इसमें। ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और इसके बाद हम रेस्पिरेशन भी, इक्वेशन जो होती है वो भी एक्सोथर्मिक का ही एग्जांपल होता है। रेस्पिरेशन की रिएक्शन जो आपने पहले भी 9th में पढ़ी होगी, अभी बताता हूँ मैं आपको क्या होती है रेस्पिरेशन। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है फर्स्ट वाला, और एक रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये होती है आपकी रेस्पिरेशन की रिएक्शन, फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। मतलब जब भी आप फूड खाते हो तो वो आपकी बॉडी के सेल्स में जाके वहाँ पे क्या होता है, फूड जो भी आप खाते हो वो ऑक्सीजन ले लेता है, वहाँ पे ऑक्सीजन लेके रेस्पिरेशन शुरू कर देता है, और बॉडी में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। वही एनर्जी आपको काम करने में चलाती है पूरा दिन। जो आप फूड खाते हो तभी आपको एनर्जी मिलती है, तो इस रिएक्शन से होता है वो।
ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, पहले भी आपने पढ़ा हुआ है ये। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई में जो फूड है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो ये ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किस में ब्रेक हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। तो ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक होती है, इसमें भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, खुद एनर्जी रिलीज़ हो रही है, मतलब हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो इसको भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही बोला जाता है। तो पहले वाला भी और ये भी एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का। अगर एक्सोथर्मिक स्पेसिफिकली पूछें आपसे तो आपको एग्जांपल्स ये पता होनी चाहिए, इसलिए बताया मैंने आपको ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज आप यहीं तक करो इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिकम्पोजिशन और बाकी ये जो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट जो भी बचा है वो नेक्स्ट क्लास में इसको हम पूरा कर लेंगे। आज के वीडियो में यहीं तक करो। बेसिकली बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन अच्छे से करना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, 1 या 1 या 2 मार्क के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बाकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ो और नोट्स तो साथ साथ पॉज करके आप बना ही रहे होगे। नोट्स बनाओ और जब दोनों पढ़ो तो इसको NCERT अपने साथ में रखो और नोट्स भी, दोनों को साथ साथ रीड करो, ठीक है। तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या टॉपिक है, कैसे चल रहा है। और नोट्स को ध्यान से बनाना, ध्यान से रखना, क्योंकि यही एग्ज़ाम में आपको काम आएंगे। और आपको जो मैं नोट्स बता रहा हूँ इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जैसे जैसे बताते जाऊँ मैं वैसे वैसे आप पढ़ते जाना। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, आपके विज़न में 80-90 प्लस आप सोच रहे हो, तो जो तरीका मैं बताऊँगा वही फॉलो करना है, ठीक है। जो तरीका बताऊँ उसी से चलो। और अगर मैं कह रहा हूँ किसी में NCERT अभी रीडिंग करने के लिए फ़िलहाल तो करो, बाद में आपको NCERT भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में सिर्फ नोट्स ही काम आ जाएंगे आपके। अभी स्टार्टिंग में चैप्टर को फ्रेशली रीड कर रहे हो तो इसलिए NCERT की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आप फ़िलहाल तो NCERT पढ़ो, बाद में उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। और ये आप इसको नोट्स बना लो ध्यान से और रीडिंग कर लो, जो जो स्टेप बाय स्टेप करो, जो एक क्लास में काम हो रहा है उसे उसी टाइम ख़त्म करो और उसके डाउट्स निकालो। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी, मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों में नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, तो फिर आप उसको उसके साथ नेक्स्ट पढ़ लेना, तो फिर दोनों आपका क्लब कर लेना दोनों वीडियो, तो आपका पूरा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर कोई डाउट्स होंगे तो NCERT के बैक क्वेश्चंस और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो तो मैं आपको दूंगा ही बाद में, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। फ़िलहाल तो आप यही करो, ठीक है। तो वीडियो को एंड कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िए। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।